नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के फ्लोरिडा से इस वक्त हमारे पास है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोल्फ कोर्स के पास गोलियां चली हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और सुरक्षित हैं इस गोलीबारी के बाद। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि गोलीबारी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप को निशाना बनाकर की गई थी या नहीं। यूएस सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। वहीं ट्रंप कैंपेन ने एक बयान जारी करके कहा है कि एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर, ये सनसनीखेज खबर। अमेरिका के फ्लोरिडा में फायरिंग हुई है। ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फायरिंग वाली जगह से एक AK-47 बरामद हुई है। दो तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास फायरिंग हुई है फ्लोरिडा में और मौके से AK-47 बरामद हुई है। एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। ट्रंप कैंपेन ने बयान जारी करके कहा है कि एक संदिग्ध को इस मामले में पकड़ लिया गया है और यूएस सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि वो इस गोलीबारी के प्रकरण की जांच कर रही है। यह बड़ी खबर। मौके से एक AK-47 बरामद हुई है। यह बड़ी खबर। आइए अब आपको कुछ और डिटेल्स देते हैं इस गोलीबारी से जुड़ी हुई। ट्रंप पर फिर से जो हमले की कोशिश हुई है, आपको इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। हमले के बाद FBI का बयान आया है। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी हुई है और आपको बताएं कि ट्रंप से करीब 400 से 500 गज की दूरी पर था गोली चलाने वाला, यानी कि हमलावर। गोल्फ कोर्स के करीब झाड़ियों में यह हमलावर छिपा हुआ था। एक और तथ्य जो सामने आ रहा है वो ये है, और हमलावर ने गोल्फ कोर्स की तरफ AK-47 तान रखी थी और वहां से फायर किया। ये चीजें निकलकर सामने आई हैं FBI के बयान से। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर पर गोली चलाई। उसके गोली चलाने के बाद हमलावर SUV गाड़ी में भाग गया वहां से। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को बाद में पकड़ लिया। ये भी अपडेट आपको दे दें। और फायरिंग के वक्त गोल्फ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं आगामी चुनाव में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं और ट्रंप पर हमले की कोशिश की जांच कर रही है यूएस सीक्रेट सर्विस। तो ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सुरक्षित और सेफ हूं, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा। यह भी उनका बयान है। मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। यह बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है रिपब्लिकन पार्टी की ओर से। बयान जारी किया उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ भी रोक नहीं पाएगा, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का। इस हमले के बाद, इस गोलीबारी के बाद उनका यह कहना है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, मुझे कुछ भी रोक नहीं सकेगा और मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। ये देखिए आप, इससे पहले कि अफवाह कंट्रोल से बाहर निकले, मैं सुरक्षित और ठीक हूं, ये बता दूं, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है रिपब्लिकन पार्टी की ओर से और पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो बड़ी खबर। ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास हमले पर बोली है कमला हैरिस, जो कि उनकी प्रतिद्वंदी है आगामी चुनाव में। उन्होंने कहा है कि मैं खुश हूं कि ट्रंप सेफ हैं, ट्रंप सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है, यह उनका बयान है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, ट्रंप के मुकाबले चुनाव में है। उनका जो बयान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गोलीबारी की खबरों के बीच जानकारी दी गई है और मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहती हैं और साथ में ये भी जोड़ती हैं कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की। डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला उनका है आगामी चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं और एक बड़ी खबर और है, यूपी से है। बरेली में बाराफात के जुलूस की अंजुमन निकालने को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हिंदू समुदाय के लोग जुलूस का रास्ता रोक कर बैठ गए और इसके बाद दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने के प्रयास किए। बड़ी खबर बरेली से खबर, बड़ी खबर। दो समुदायों में तनाव हुआ बाराफात के अंजुमन निकालने को लेकर। जैसे ही
पुलिस को इस बात की खबर लगी, पुलिस वहां पर पहुंची और दोनों समुदाय के लोगों को, दोनों पक्षों को समझाने के प्रयास किए गए पुलिस के द्वारा। जैसे इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस सक्रिय हो गई। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 फुट के जुलूस को लेकर यह तनाव हुआ। बरेली में 2 समुदाय आमने सामने आए, दोनों समुदायों को समझाने के प्रयास पुलिस ने वहां पर किए। देखिए, भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई वहां पर। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना लगी कि इस तरह की बात वहां पर हो रही है, फिर पुलिस वहां पर पहुंची और दोनों ही समुदायों को समझाने के प्रयास पुलिस की ओर से किए गए। 12 वफात का जुलूस निकालने के दौरान यह तनाव हुआ। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। राहुल गांधी को आतंकी कहने वाले बयान पर अड़े हुए हैं रवनीत बिट्टू। राहुल विदेश में बैठे आतंकियों की भाषा बोलते हैं, यह उनका बयान है। राहुल गांधी आतंकी पन्नू की तरह बोलते हैं, रवनीत बिट्टू का बयान। संसद में भी राहुल को आतंकी बोलूंगा, यह भी वो कह रहे हैं। राहुल गांधी ने मजहब को तोड़ने वाली बात कही है, यह भी उनका बयान है। सिखों को दोबारा बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, रवनीत बिट्टू कह रहे हैं। दिखाते हैं आप। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहां जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और मैं क्या राहुल गांधी को कहूं, फिर मैं तो ये बात पार्लियामेंट में सामने जब मेरे होंगे उस वक्त भी मैं ये बात कहूंगा। दोनों बयान हमने आपको दिखाए। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बताने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के सांसद रामवीर बिदूड़ी उनके बचाव में उतर आए हैं। भाई साहब, जिस आदमी को ना कोई समझ हो, ना कुछ जानकारी हो, जो स्वयं कांग्रेस में छटपटाता रहा हो, इधर उधर सबकी चापलूसी करके छोटा मोटा नेता बन गया हो, फिर उसको रास्ता ना दिखा हो, भारतीय जनता पार्टी में आ गया, अब ऐसे आदमी को कौन गंभीरता से ले। मुझे तो आश्चर्य है कि इनके बयानों का हमसे कहा भी जाता है कि कोई प्रतिक्रिया दो। बेसर पैर के बयान हैं, बेसर पैर का आदमी है, ना समझ है ना कुछ है। देखिए, बिट्टू भारत सरकार में मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उनके पास ऐसी जानकारी जरूर होगी, तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। बड़े दुख की बात है, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता बनते हैं और उनको देश से कोई प्यार नहीं है। आप उनकी नेशनलिस्टिक मानसिकता देखिए, कैसी नेशनलिस्टिक मानसिकता है कि देश के बाहर जाकर के देश की बदनामी करते हैं। देश के अंदर वो ये दिखाना चाहते हैं कि देश में यहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों के लिए सद्भाव नहीं है। तो ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए वो बाहर जाकर के क्या बोलते हैं। रवनीत बिट्टू के बयान पर जितने भी रिएक्शन आए हमने आपको दिखाए। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रामवीर बिदूड़ी ने केजरीवाल को सबसे बड़ा नौटंकीबाज बताया। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल 2 दिन रोना धोना करेंगे
और फिर नाटक करके इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और बीजेपी को जवाब दिया कि केजरीवाल की ईमानदारी पर जनता को भरोसा है, जबकि बीजेपी केजरीवाल पर कीचड़ उछाल रही है। सियासत तेज। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद रामवीर विदोड़ी कह रहे हैं कि वो बड़े नौटंकी बाज हैं, रोना धोना कर रहे हैं, इस प्रकार की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? अरे अरविंद केजरीवाल बड़े भारी नौटंकीबाज है। केजरीवाल जी, ये नौटंकी करना छोड़ दो। दिल्ली आपने बर्बाद करके रख दी है। लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था, जमानत पर आए और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपने रोड शो में, पब्लिक मीटिंग्स में ये ऐलान किया कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे गलत तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई है। यदि दिल्ली के लोग मुझे ईमानदार मानते हैं तो हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों का अलायंस है। तो 7 के 7 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिल्ली के लोग चुनाव जिताएं। अरविंद केजरीवाल की जो अपील थी, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली में 7 के 7 भाजपा के उम्मीदवार दिल्ली के मतदाताओं के आशीर्वाद से जीते और दिल्ली के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की अपील को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सर, अब इसका क्या लगता है आपको असर हरियाणा के चुनाव पर होगा? नहीं, क्या हरियाणा के चुनाव पर होगा? अरविंद केजरीवाल हरियाणा में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब मुझे नहीं लगता है कि उनके पास हरियाणा में संगठन भी है। अब जो पिछला रिकॉर्ड है वो तो यही कहता है कि हरियाणा में किसी भी विधानसभा में उनकी जमानत नहीं बची है। और अब अरविंद केजरीवाल को नाटक करना बंद करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई वह वैध थी। अरविंद केजरीवाल को किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने से रोक दिया गया है। सेक्रेटरीट वो जा नहीं सकते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। सीएम की रेस में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और गोपाल राय का नाम चल रहा था, लेकिन अब कैलाश गहलोत का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। यह बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई और केजरीवाल के इस्तीफे वाले ऐलान पर सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली से बिहार और जम्मू कश्मीर तक तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल के इस्तीफा देने के फैसले के पीछे बेल की शर्तें हैं, जमानत की शर्तें हैं। और वहीं केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कभी शर्म से इस्तीफा देता है। ये एक और राजनीतिक नाटक करना चाहता है और चाहता होगा, उसको लगता होगा कि लोगों के बीच में इस्तीफा देके मैं एक मार्टर बनूं, हो सकता है कुछ फायदा मिले। यहाँ पर मैं बहुत साफ करना चाहता हूँ कि जिस भ्रम और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, जो उस पर चार्जेस लगाए थे वो ये प्रूव नहीं कर सका, इसलिए वो पब्लिक में जाना चाहता है, क्योंकि लोग फंसता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुर्सी का भूखा नहीं, जो कुर्सी छोड़ दिया उसको अभी बहुत वक्त है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया या करना पड़ा, इस एक सवाल पर बयानों का तूफान आया हुआ है।
बीजेपी से लेकर कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के रणबांकुरे मैदान में आ गए हैं। तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा हमले बीजेपी की ओर से हो रहे हैं। कोर्ट का जो दूसरा ऑर्डर आया है उसमें भी केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं माना कि वो सीएम दफ्तर जाएं, ना इस योग्य माना कि वो सीएम का कार्यभार संभालते हुए किसी फाइल पर हस्ताक्षर करें। ऐसा लग रहा है जैसे आज इतनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नैतिकता का आवरण ओढ़ रहे हैं। बेल इंसाफ कहाँ से हो गई भाई, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। माफ करिए, मैं इनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। हत्यारों को भी बेल मिलती है, बलात्कारियों को भी बेल मिलती है, टेररिस्टों को भी बेल मिलती है। बेल तो एक प्रक्रिया है। बेल मिलने से आप पे इंसाफ कहाँ से? या तो आप ये कह रहे हैं कि आप केवल बेल के लायक हैं, इसके बाद आप नहीं छूटेंगे, तो इसमें इंसाफ और इसमें जीत की कहाँ बात है? बेल तो सामान्य मिलनी चाहिए ना किसी भी व्यक्ति को। केजरीवाल के इस्तीफे वाले दांव पर बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में हमला बोल रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि केजरीवाल के ऐलान के पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह ये कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल ना तो ऑफिस जा सकते हैं और ना ही किसी फाइल पर सिग्नेचर कर सकते हैं। दूसरा, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी केजरीवाल सरकार के पास 5 महीने का वक्त है। ऐसे में अगर वो सीएम रहते हैं तो लोक लुभावन फैसले लेना मुश्किल होगा। वहीं सीएम का चेहरा बदलने और इस्तीफा देने पर उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। तीसरी वजह है, दिल्ली में बीजेपी लगातार केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही थी। अब इस्तीफा देकर वो बीजेपी को आक्रामक ढंग से जवाब दे सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल करप्शन के आरोपों से आहत थे। ऐसे में पार्टी के सीनियर नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी। पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई। यानी अब आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला केस को जनता की अदालत में ले जाने का मन बना लिया है। ये साबित करने की कोशिश है कि शराब घोटाला केस में की गई कानूनी कार्रवाई के पीछे कोरी राजनीति है। इधर बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई पार्टियां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल साहब एक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं। कुछ सोच समझ करके अपना उन्होंने विचार व्यक्त किया है। अब वो कहे हैं, देखते हैं हम लोग आगे, हम उनको अपना समर्थन देते हैं। जो उस पे ने चार्जेस लगाए थे वो ये प्रूव नहीं कर सके, इसलिए वो पब्लिक में जाना चाहता है, क्योंकि लोग फैसला करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुर्सी का भूखा नहीं रहा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, 2015 में 67, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 62 सीटें मिली थीं। यानी लगातार 2 चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सामने सियासी समीकरण अलग है। केजरीवाल की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी है। यही वजह है कि केजरीवाल के इस्तीफे को चुनावी नफा नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो दिल्ली की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर दंगल छिड़ा हुआ था और अब चर्चा है कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा। चर्चा में कई नाम हैं। आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा एक और बड़ा नाम दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत का भी है। सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल लालू यादव के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। केजरीवाल के ऐलान के साथ ही ये तय हो गया कि दिल्ली में सीएम का चेहरा बदलने वाला है। लेकिन कौन? क्योंकि ये साफ है, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे और मनीष सिसोदिया सरकार में कोई पद नहीं लेंगे। मैं मनीष जी से बात कर रहा था,
जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें किसी नाम पर मोहर लग सकती है। फिलहाल कई चेहरे चर्चा में हैं। इनमें पहला नाम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना का है। आतिशी मार्लेना आपका बड़ा महिला चेहरा हैं। केजरीवाल कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री हैं। दिल्ली सरकार में 5 विभागों का कार्यभार संभाल रही हैं। पार्टी गठन के समय से ही आपसे जुड़ी हुई हैं। 2020 में कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बने। लंबे वक्त पार्टी प्रवक्ता की भूमिका निभाई। 2018 तक मनीष सिसोदिया के सलाहकार की भूमिका निभाई। 9 मार्च 2023 को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। आम आदमी पार्टी के अंदर आतिशी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। पहले मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो आतिशी ने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने में बड़ी भूमिका निभाई। ये बहुत बड़ा सियासी सवाल है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान के अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हिंदू सबकी भलाई चाहता है। हिंदू मतलब दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति। हिंदू समाज देश का कर्ता धर्ता है। हिंदू सभी को गले लगाता है। यह राजस्थान के अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, जो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। हिंदू समाज देश का कर्ता धर्ता है। हिंदू सभी को गले लगाता है। ये बयानात है। आइए आपको थोड़ा और विस्तार में बताते हैं, जो प्रमुख बातें हैं इस बयान की वो बताते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दावा है कि हिंदू समाज देश का कर्ता धर्ता है। थोड़ा और विस्तार में देख लीजिए। हिंदू धर्म एक सार्वभौमिक मानव धर्म है, ये भी उनका कहना है। हिंदू सबकी भलाई चाहता है। हिंदू मतलब दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति और हिंदू सभी को गले लगाता है। ये आरएसएस प्रमुख का बयान है। आगे वो कहते हैं, हिंदू सभी के प्रति सद्भावना दिखाता है। देश में कुछ भी गलत है तो असर उसका हिंदू समाज पर है। हिंदू समाज देश का कर्ता धर्ता है और देश में अच्छा होने से हिंदुओं का गौरव बढ़ता है। ये उनके बयान की सभी बड़ी बातें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। अलवर में उन्होंने बयान दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 5 करोड़ की डकैती का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। दूसरे बदमाश की तलाश में है उत्तराखंड पुलिस। बड़ी अपडेट हरिद्वार से। मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ और एक बदमाश इसमें मारा गया है। 5 करोड़ की डकैती का आरोपी है। एक बदमाश मुठभेड़ में ढेर। 5 करोड़ की डकैती का यह आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर। जो दूसरा बदमाश है उसकी तलाश में है उत्तराखंड पुलिस। एक बदमाश मुठभेड़ में ढेर, दूसरे की तलाश में पुलिस। बाइक सवार 2 लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ उसे मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा। उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति है इसकी शिनाख्त बिल्कुल जो ज्वालापुर डकैती में शामिल जो 5 लोग थे उसमें से एक के रूप में की गई है। सैलाब प्रचंड है या कुदरत का दंड है, क्योंकि आधा सितंबर बीत गया है। आसमान से नॉनस्टॉप तबाही जारी है। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ मौत से डायरेक्ट फाइट है, क्योंकि नदियों की बेलगाम चाल ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। यहाँ चलना खतरे को दावत देना है और इसलिए हम कह रहे हैं, सैलाब का सेटबैक, द सिटी अंडर अटैक।
पहाड़ पर लैंडस्लाइड, मौत से सीधी फाइट। सैलाबी बवंडर, गांव गांव समंदर। लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसकी वजह से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। गंगा में उफान, यमुना में तूफान, दहशत के साए में मैदान। झील बने शहर, कब थमेगा कहर। कुदरत का दंड, सैलाब प्रचंड। नॉन स्टॉप तबाही, काशी से संगम तक लड़ाई। सैलाब का सेटबैक, द सिटी अंडर अटैक। दिल्ली में तो धूप खिल गई, लेकिन यूपी और उत्तराखंड पर अभी बादल मंडरा रहे हैं, जो न सिर्फ बरस रहे हैं बल्कि डरा भी रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। यूपी के मैदानी इलाकों में नदियां सड़कों पर आ चुकी हैं और उधर मौसम विभाग इस आसमानी आफत से राहत की तारीख बताते बताते थक चुका है, क्योंकि एक दिन लगता है कि सब ठीक है और फिर अगले ही पल नया तूफान खड़ा हो जाता है। आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ से मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आया ये वीडियो किसी के भी दिल को दहशत से भर सकता है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये सब 15 सेकंड के भीतर होता है। जब ये लैंडस्लाइड होती है तब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से कई अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लेते हैं, जिससे ये लैंडस्लाइड की घटना कैमरे में कैद हो जाती है। लेकिन अगर ये लैंडस्लाइड थोड़ी भी इधर से उधर होती तो बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती थी। वैसे ये सिर्फ पिथौरागढ़ की नहीं, उत्तराखंड के हर जिले, हर शहर की यही कहानी है। सैलाब के चक्रव्यूह में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, यूपी का प्रयागराज भी फंसा है, जिसको एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से यमुना ने घेर लिया है। पानी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सड़कें समंदर बन गई हैं और घर दरिया। गंगा और यमुना की बाढ़ के पानी में ये रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। जिन रास्तों पर वाहन फर्राटा भरते थे उन पर आज नाव चलाने की नौबत आ गई। तो तमाम घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। लोगों को नीचे मंजिल से हट करके पहली मंजिल पे जाना पड़ रहा है, अपने सामान हटाने पड़ रहे हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बाढ़ बन गई है। प्रयागराज की जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, वहां अब नाव चल रही है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में नाव ही सबसे बड़ा सहारा है। पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लाइब्रेरी आना जाना बंद हो रहा है, क्योंकि पानी के चलते सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। खाने पीने के होटल वाले बंद करके जा रहे हैं। सारी दिनचर्या हमारी प्रभावित हो रही है। बहुत तकलीफें होती हैं, कभी कभी कोचिंग जाना ड्रॉप कर देते हैं हम लोग। बहुत दिक्कत है यहाँ, तो बाढ़ की दिक्कत, हड़ताल होती है, यहाँ कोई वो नहीं होता है। अब तो रोड टूटी हुई, आने जाने में भी अगर आदमी सोचे कि हम जाएं तो उसमें गिर जाएगा। ये महादेव की नगरी काशी का सुबह बनारस का स्थल है, जो पूरी तरह पानी में डूब गया है। जहां चहलकदमी किया करते थे, वहां दूर दूर तक पानी भरा है।
तेजी से बढ़ रहा है काशी में गंगा का जलस्तर। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की। ये देखिए, ये सुबह बनारस का मंच है जहां पर सांस्कृतिक आयोजन, योगाभ्यास होता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। 70 मीटर के ऊपर गंगा का जो बहाव है वो देखा जा रहा है। चेतावनी बिंदु के ऊपर लगभग खतरे के निशान को टच करता हुआ गंगा का जलस्तर है। और आप देखिए कि जहां पर लोग चहलकदमी करते थे, जहां पर लोग घूमते थे, अब वह पूरी तरह से गंगा के आगोश में हो चुका है। काशी का लक्ष्मी नारायण मंदिर, 80 घाट और आरती स्थल सब जलमग्न नजर आ रहे हैं। इस वक्त गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो मल्लाह समाज की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि इस बढ़ते जलस्तर का सीधा असर नौका विहार पर पड़ रहा है। अब जरा यूपी के मुरादाबाद से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कोसी नदी के पानी ने NH9 को झील में तब्दील कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाईवे पर पानी भरा है, जिससे लोगों का संपर्क आपस में कट गया है। मुख्य मार्ग है गाँव को जोड़ने वाला, इस पर भी पानी आ चुका है, जिसके वजह से जो ग्रामीण हैं वो पानी के बीच से ही होकर गुजर रहे हैं। और बाढ़ के पानी से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे धान की फसल हो या दूसरी गन्ने की फसल हो। तमाम फसलें जो हैं वो खेत डूब गए हैं बाढ़ के पानी से। सैलाब से जिंदगी कितनी बेबस है, इसकी सबसे बड़ी बानगी है ये तस्वीर जो यूपी के सीतापुर से आई है। यहाँ एक बड़ी आबादी को खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में इतना पानी भरा है कि छत ही आखिरी सहारा है। सीतापुर में घाघरा नदी ने ऐसा तांडव मचाया है कि कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है। सीतापुर से करीब कुछ घंटों की दूरी पर है बहराइच। यहाँ भी घाघरा नदी अपने रौद्र रूप से लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। यहाँ मोतीपुर, नानपारा और महसी तहसील के 50 से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। जहां तक नजर डालेंगे आपको पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश की सबसे ज्यादा आबादी यहीं रहती है और यही सैलाब की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। अक्सर देखा गया है कि सैलाब की मार सितंबर के पहले हफ्ते तक थमने लगती है, लेकिन इस बार ये घातक होती जा रही है, क्योंकि बाढ़ की मार से आधा भारत बेहाल है। यहाँ तक कि नगर पालिका परिषद की इमारत को पानी ने बंधक बना लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर कमर कमर तक पानी है, जो सड़कों से लूटा हुआ अब घरों तक पहुंच गया है। लेकिन इन गांव वालों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन ने इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सितंबर ने ऐसा सेटबैक दिया है कि सिटी इसके अटैक से प्रभावित है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। यहाँ 2 युवक ट्रॉली के साथ नाले में डूब गए थे, जिनके शव 40 घंटे के बाद बरामद हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से ट्रॉली को निकाला जा रहा है। दरअसल कई बार लोग पानी से लबालब भरी पुलिया या नाले को पार करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार किस्मत अच्छी होती है, लेकिन कई बार किस्मत भी दगा दे जाती है। आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बहराइच से इस वक्त हमारे पास, वहां पर भेड़िए ने फिर से हमला किया है। घर की छत पर सो रहे लड़के पर अटैक किया है भेड़िए ने। भेड़िए के हमले में 13 साल का लड़का जख्मी हो गया है। महसी के पिपरी मोहन गांव में भेड़िए ने हमला किया है 13 साल के लड़के पर। घर की छत पर यह लड़का सो रहा था, उम्र 13 वर्ष। घायल हो गया है भेड़िए के हमले में यह लड़का। महसी के पिपरी मोहन गांव में भेड़िए ने यह हमला किया है। बहराइच का ये गांव, अपने घर की छत पर सो रहा था 13 वर्ष का ये लड़का और रात को उस पर हमला किया भेड़िए ने, जख्मी कर दिया इस लड़के को। बहराइच से ये बड़ी खबर। अखिलेश वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल इस लड़के की क्या स्थिति है अखिलेश? मैं बता दूं, ये अरमान अली 13 साल का है सर। ये इस पे रात में हमला हो गया था और ये अभी जो है इसका इलाज बेटल कॉलेज बहराइच में चल रहा है। परिजनों ने जो घटनाक्रम बताया है वो ये लड़का अपने परिजनों के साथ में छत पे सो रहा था और बताया जा रहा है कि
सीढ़ियों से भेड़िया चढ़ा है, उसके बाद उसको घायल किया है। जैसे इसने चिल्लाया वैसे ही भेड़िया भागा है। परिजनों ने आनंद फानंद में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महासी में भर्ती कराया, जहां इसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। बीते 200 दिनों से लगातार महासी में भेड़िए का हमला जारी है। कल मुख्यमंत्री भी आए थे महासी में, सिसैया चूड़ामणि गए थे। जो भेड़िए से प्रभावित जो लोग हैं और जो परिजन थे उनसे मुलाकात की है और बताया था कि अधिकारी लगातार यहाँ कैंप करेंगे जब तक इस भेड़िए का आतंक खत्म नहीं होता है। लेकिन तमाम बावजूद के बाद भी ये भेड़िए का आतंक जारी है और वन विभाग इसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। शुक्रिया आपका अखिलेश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।